जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। जी हाँ, आज से इंडियन एक्सप्रेस का जो एनालिसिस है वो सुबह शुरू हुआ है और इंडियन एक्सप्रेस का जो एनालिसिस है वो आपको शाम को देखने को मिलने वाला है। और यही सरप्राइज था जो मैंने आपको सुबह इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के एनालिसिस में बताया था। क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉमन होती है, लेकिन जो कॉमन नहीं है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। खासकर जो एडिटोरियल्स होते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। उसी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिलते हैं वो भी हम द हिंदू न्यूज़पेपर के यहाँ पर कवर करेंगे। तो मतलब आपके दोनों ही जो न्यूज़पेपर है वो इसी चैनल पे कवर हो जाएंगे। आपको और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है। जो पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी उसको यहाँ पर लेना है, उससे रिवीजन करना है और करंट अफेयर्स को कवर करना है। तो आज 1 मार्च है और द हिंदू एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट 3 एडिटोरियल्स हमें देखने को मिलते हैं, या फिर रैदर से कि 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल और एक न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिलती है। यहाँ पर यूक्रेन की जो सिचुएशन है, इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पर इंडिया ने क्या करना चाहिए अभी की इस सिचुएशन में, वो यहाँ पर बताया गया है। दूसरा है साइबर अटैक के बारे में। साइबर अटैक के बारे में यहाँ पर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद रशिया यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड कवर लिस्ट जो है उसे प्लेस किया गया है, क्योंकि रशिया ने यहाँ पर अटैक किया है, इन्वेड करने की कोशिश की है यूक्रेन पर, जो हमने सुबह उसके बारे में डिटेल जो एनालिसिस है वो देखा हुआ है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड कवर लिस्ट में जो है वो डाला गया है। तो इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जाते हैं जो आपको एग्जाम में फायदा दिलाएंगे। आपको इंडियन पॉलिटी, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, गवर्नेंस, सभी जीएस 1 2 3 4 सभी देखने को मिलेंगे। आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है एमएम अकेडमी ऐप, साइन अप करना है। डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। हर कैटेगरी के जो 2 वीडियोस है वो आपके लिए डेमो लेक्चर है, फ्री है। मैं हमेशा बोलता हूँ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। देन उसके बाद जो लोएस्ट प्राइजेस है वो आपको यहाँ पर प्लान परचेस कर सकते हो। वेरियस प्लान है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का। मोस्टली लोग जो है वो 1 या 2 साल का लेते हैं। मतलब अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 2022 के लिए प्रिपेयर कर 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 2 साल का कोर्स आपके लिए सफिशिएंट रहता है, क्योंकि उसमें आपको जो पीडीएफ है वो डाउनलोडेबल मिल जाती है। उसी के साथ साथ आपको जो डाउट है वो भी क्लियर करने को मिल जाता है। डायरेक्टली आप मेरे साथ कम्युनिकेट करते हो, गाइडेंस मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, बेनिफिट जो है वो आपको मिलते हैं। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर पहले आर्टिकल पर आते हैं। यूक्रेन सिचुएशन इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, रशियन प्रेसिडेंट जो है पुतिन, उसने यूक्रेन को बेसिकली इन्वेड जो है वो करने के लिए जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी हमें देखने को मिलती है, डोनबास रीजन, जो ये वाला पर्टिकुलरली रीजन हमें देखने को मिलता है। तो ये जो रीजन है यहाँ पर जिनोसाइड यहाँ पर यूक्रेन के द्वारा किया गया है। ये ऐसा यूक्रेन के द्वारा क्लेम किया गया और इसीलिए वो मेजर्स ले रहे हैं ताकि जो यूक्रेन है उसको डीमिलिटराइज किया जाए, डी नाजिफिकेशन जो है वो यूक्रेन का किया जाए। जिनोसाइड यहाँ पर काफी प्रोमिनेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है कि जिनोसाइड है क्या। तो इसीलिए यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू हमें जो मेन चीज समझनी है वो जिनोसाइड क्या है वो समझना है। उसी के साथ साथ इंडिया ने अब क्या करना चाहिए, इंडिया के इंटरेस्ट में अब इंडिया ने यहाँ पर क्या दोस्ती के लिए चुप रहना चाहिए, क्योंकि जो भीष्म पितामह है, गुरु द्रोण है, वो इतने महान योद्धा थे, महान लोग थे, वो चुप रहे। इतिहास के कालखंड में कायर जो है वो कहलाए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या भारत ने चुप रहना चाहिए, जो भी यहाँ पर चीजें हो रही है उसको सहना चाहिए, चुपचाप देखे रहना चाहिए, या फिर यहाँ पर आवाज उठानी चाहिए और जो रशिया है उसको जवाब देना चाहिए। ये यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये आती है कि रशिया जो क्लेम कर रहा है कि भाई जिनोसाइड यहाँ पर हुआ है, तो उसमें कितनी सच्चाई है। तो यूनाइटेड नेशन जिनोसाइड कन्वेंशन डिफाइन करता है जिनोसाइड को, क्योंकि जिनोसाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है ये समझने के लिए हमें जिनोसाइड है क्या ये समझना पड़ेगा, है ना। डिफाइन करता है जिनोसाइड को एज एनी ऑफ द 5, यहाँ पर 5 एक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, 5 क्रियाएं हमें देखने को मिलती है। वो 5 एक्ट अगर कमिट किए जा रहे हैं जिससे कि पर्टिकुलर जो नेशनल है, मतलब समझ लीजिए हिंदुस्तानी है या फिर चाइनीज है या तो यूक्रेनियन है या तो रशियन है, ऐसे जो नेशनल होते हैं, या फिर एथनिक लोग है या फिर रेशियल है या रिलीजियस ग्रुप है, अगर उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, तो वो जीनोसाइड यहाँ पर कहलाया जाएगा। अब ये 5 एक्ट जो है ये कौन से हैं, तो इसमें हमें देखने को मिलता है सबसे पहले तो किलिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप,
यहाँ पर जो ग्रुप है उनके लोगों को मारना। दूसरा देखने को मिलता है सीरियस बॉडीली या मेंटल हार्म जो है वो उनको पहुंचाना। देन उसके बाद यहाँ पर लिविंग कंडीशन जो है डिस्ट्रॉय द ग्रुप, मतलब कंडीशन को इतना खराब बना देना उनकी कि वो डिस्ट्रॉय ही हो जाए। देन उसके बाद जो बर्थ है वो उसको प्रिवेंट करना, बर्थ ना होने देना। एंड फोर्सिबली यहाँ पर जो चिल्ड्रन है आउट ऑफ द ग्रुप उनको ट्रांसफर कर देना, जिससे क्या है कि वो जो ग्रुप है वो आगे बढ़ ही ना पाए, है ना, वो ग्रुप वहीं पर खत्म हो जाए। तो ये 5 एक्ट हमें देखने को मिलते हैं। ये 5 एक्ट अगर किए जा रहे हैं विद एन इंटेंट कि ये जो एथनिक ग्रुप है या रिलीजियस ग्रुप है इनको अगर खत्म करना है तो वो जीनोसाइड जो है वो कहलाया जाता है। अब यहाँ पर यूक्रेन के द्वारा क्या ऐसा कुछ किया जा रहा है? तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि भाई यहाँ पर यूक्रेन, अगर आप देखोगे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है जहाँ पर यूक्रेन के द्वारा जिनोसाइड किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है डोनबास, इस दोनों को डोनबास रीजन जो है वो कहा जाता है। यहाँ पर बेसिकली जिनोसाइड किया जा रहा है ऐसा रशिया के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस देखने को नहीं मिल रहा है ना। इनफैक्ट अगर आप देखोगे यूक्रेन जो प्रेसिडेंट है वो खुद जीविश है। अभी जो बेलारूस है उसके थ्रू यहाँ पर रशिया जो है वो अटैक कर रहा है, यहाँ पर जो कीव है यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है क्योंकि कैपिटल है बेसिकली यूक्रेन का। जो इंडियन स्टूडेंट्स है वो यहाँ से पोलैंड से यहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक इंडियन स्टूडेंट जो है उसने अपनी जान भी गंवाई है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर के अंडर में। अब देखिए जो पुतिन है बेसिकली जिनोसाइड का बहाना बनाकर वो यहाँ पर अपना जो डर है, अपना जो एक एजेंडा है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली पुतिन जो है वो डरते हैं कि यूक्रेन जो है उसे नाटो ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज है वो बेसिकली नाटो ज्वाइन कर रही है। नाटो के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर कोई नाटो ज्वाइन कर लेता है मतलब वो उस ग्रुप के इसमें सेफ्टी फील करता है कि भाई अगर एक पर भी अटैक हुआ तो बाकी सब जो नाटो मेंबर्स है वो सब आ जाएंगे और सामने वाले पर अटैक करेंगे। तो वो पुतिन को डर है कि भाई अगर यहाँ पर समझ लो कि यूक्रेन जो उसे ज्वाइन कर लिया तो यूक्रेन के इस बॉर्डर पर यहाँ पर अमेरिकन सोल्जर्स है वो भी डिप्लॉय हो सकते हैं। यहाँ पर रशिया है तो रशिया को ये डर मंडराता है। दूसरा यूक्रेन जो है यूएसएसआर का पार्ट था और वो इनसेपरेबल है, ऐसा यहाँ पर पुतिन जो है रशिया के द्वारा कहा जा रहा है। देन उसका स्ट्रेटेजिकली यूक्रेन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए अगर आप देखोगे तो, क्योंकि कनेक्ट करता है यूरोपियन कंट्रीज के साथ, एक बफर स्टेट का एक काम करता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो यहाँ पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकती है रशिया पर। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब वे फॉरवर्ड इंडिया के लिए क्या होना चाहिए? देखिए इंडिया जो है ये आपको बेसिकली यूपीएससी का इंटरव्यू जो होता है उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और ऐसा नहीं कि ये अगर अभी खत्म हो गया युद्ध तो आगे इंटरव्यू में आपको एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा भी आ सकता है कि जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया का स्टांस क्या रहना चाहिए था, क्या इंडिया ने सही किया था, जो भी इंडिया ने स्टांस दिया उसके तुलना में इंडिया ने क्या सही किया था। तो यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। इंडिया जो है उनको अपने फ्रेंड को साथ में तो रखना चाहिए, जैसे दोस्त जो है दोस्त वो नहीं है, मतलब अगर हम देखें तो दोस्त जो है वो कर्ण नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कर्ण जो है उसके जैसा दोस्त होना मतलब समझ लो कि बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन बेसिकली कर्ण जैसा दोस्त नहीं होना चाहिए जो आपकी गलतियों में भी आपका साथ दे, जो आप अगर गलत कर रहे हो तो उसमें भी चुप्पी बनाए रखे, आपको ना समझाए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्त जो है वो यहाँ पर कृष्ण जैसा होना चाहिए, जहां पर आपको वो गलत अगर आप जा रहे हो तो आपको कठोरता से भी समझाने का प्रयास करें। तो यहाँ पर इंडिया जो है फ्रेंड्स यहाँ पर रहने चाहिए, कोलैबोरेटर रहने चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर किसी भी कंट्री के सामने झुकना नहीं चाहिए। क्या है कि हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, हमारे कुछ मोरल है, जैसे कि डी आर्म्स, है ना। यहाँ पर हम क्या है कि भाई आर्म्स जो है उसको हमें यहाँ पर ख़त्म करना है, ये हमारा एक मोरल है। जो युद्ध है वो नहीं करना चाहिए, ये हमारा एक मोरल है। तो ये सारी कंडीशंस हमारी देखने को मिलती है, और यहाँ पर अगर रशिया ये सब कुछ कर रहा है, हालांकि इंडिया ने इस चीज़ को कंडेम ही किया है लेकिन रशिया का नाम लिए बिना। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं जो ऑथर है उनका ये बोलना है कि भाई कोलैबोरेटर रहना चाहिए लेकिन हमने किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। तो ऑथर के हिसाब से इंडिया जो उसने एक स्टैंड लेना चाहिए, इंडिया को सजेस्ट करना चाहिए कि भाई अपने आर्म फोर्सेस जो है यूक्रेन से आप विड्रॉ कर दो। हाँ, आपने अगर वहां पर वोट नहीं किया है रशिया के अगेंस्ट में वो एक अलग बात है, लेकिन अलग जाकर आपको रशिया को ये समझाना चाहिए कि युद्ध जो है ये इसका सोल्यूशन नहीं है, आओ हम साथ में मिलकर बैठते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। इन केस ऑफ रशिया
इंडिया सजेशन, इंडिया जो है उसने यहाँ पर यूएस प्रपोज ड्राफ्ट रिजोल्यूशन जो उसको भी कंसिडर करना चाहिए और फेवर में वोट करना चाहिए ड्यूरिंग एडॉप्शन। तो यहाँ पर ऑथर के द्वारा तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर वोट जो है इंडिया ने वो भी कर देना चाहिए। ऑथर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर रिस्ट्रक्चर जो ऑब्जेक्टिव्स प्रायोरिटी स्क्वाड की वो भी यहाँ पर रखनी चाहिए। क्लियर स्ट्रेटेजी जो ऑब्जेक्टिव जो है कि रिसोर्स जो रिक्वायर्ड है मोबिलाइज कैसे करे वो भी यहाँ पर देखना चाहिए। रशिया की जो पोजीशन है ग्लोबल स्टेज पर उसको डिसाइड किया जाना चाहिए यूक्रेन इन्वेजन के आउटकम के साथ कि भाई अब यहाँ पर कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस जो है ये प्रोवाइड करना चाहिए। इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि वो चाइनीज थ्रेट जो है उससे मीट हो सकता है ना, कि भाई चाइना जो है वो भी यहाँ पर इंडिया पर अटैक कर सकता है। तो ऐसे सिनारियों में यूएसए जो है उसका भी साथ हमें यहाँ पर चाहिए रहेगा। अभी अगर आप देखोगे तो रशिया के अगेंस्ट में सभी कंट्रीज हमें देखने को मिल रही है। तो इन केस अगर इंडिया उस टेबल पे आता है जहाँ पर इंडिया के लिए वोट करना चाहे तो हो सकता है कि सभी कंट्रीज जो है वो इंडिया के अगेंस्ट में जाए, इंडिया को बोले कि आपने रशिया के टाइम पर तो क्रिटिसाइज नहीं किया, रशिया जब इन्वेड कर रहा था उस टाइम पे आपने नहीं किया, आपकी कंट्री में इन्वेजन हो रहा है तो आप क्यों अब यहाँ पर चिल्ला रहे हो। तो ऐसे जो चीजें हैं वो भी बाहर निकल कर आ सकती है। तो इंडिया ने एक स्टांस जो है यहाँ पर लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है रिपोर्टिंग साइबर अटैक। देखिए यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने इंडिकेट किया है कि मिनिस्ट्री जो है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो यहाँ पर जल्दी ही साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशन जो है वो लेकर आएगी। साइबर सिक्योरिटी के रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि साइबर अटैक बहुत कॉमन हो चुका है। मतलब आए गए दिन साइबर अटैक हमें देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि पूरी जो सिस्टम है वो यहाँ पर कोलैप्स हो जाती है ना। इसकी वजह से जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, जो सिस्टम्स हैं वो यहाँ पर खतरे में आ जाती है। इसलिए यहाँ पर इसके लिए रेगुलेशंस लाना बहुत ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशन मतलब क्या है? देखिए साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है? साइबर सिक्योरिटी का मतलब है हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो नेटवर्क है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। हमारा जो कंप्यूटर है उसको बेसिकली प्रोटेक्ट किया जाए, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना हो। नहीं तो क्या है, इंफॉर्मेशन जो है वो सीधी डिस्क्लोज हो जाती है ना। इंफॉर्मेशन जो है वो चोरी हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ना हो, डिसरप्शन ना हो, जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें कोई भी मिस डायरेक्शन ना हो, ये यहाँ पर उसे कहा जाता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी रहना बहुत ज़रूरी है। रेगुलेशन जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है टू रिपोर्ट इन ए साइबर सिक्योरिटी दैट में हैपन अगेंस्ट देम इंक्लूडिंग डेटा लीक। जो भी अगर डेटा लीक हो रहा है तो वो भी पता चले। क्लॉज 25 जो है डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021 का, वो बोलता है कि डेटा यहाँ पर फिड्यूसरीज जो है वो रिपोर्ट किए जाने चाहिए पर्सनल एंड नॉन पर्सनल डेटा ब्रीच से इंसिडेंट से 72 आवर्स में। मतलब यहाँ पर क्या है, ब्रीच अगर अवेयर हो रहा है, ब्रीच अगर पता चल रहा है, 72 घंटे में यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो पता चल जानी चाहिए। यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, उसमें भी क्लॉज हमें देखने को मिलता है जहाँ पर ब्रीच अगर हो रहा है तो स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन के अंडर, नहीं तो क्या है ब्रीच हुआ और वो पता चल रहा है 10 साल के बाद, जहाँ वो डेटा का भी अब कोई रिलेवेंस नहीं रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक टाइमलाइन जो है यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है। अब कॉस्ट क्या रहती है, साइबर सिक्योरिटी ब्रीच अगर हो रहा है तो उसकी कॉस्ट क्या है? साइबर सिक्योरिटी मैगजीन के जरिए इफ इट वर मेजर्ड एज अ कंट्री देन साइबर क्राइम which is predicted to inflict damage totaling 6 ट्रिलियन ग्लोबली इन 2021। 2021 में $6 ट्रिलियन का डैमेज जो है यहाँ पर पहुंचाया है साइबर वॉरफेयर के इसमें अगर हम देखते हैं, साइबर क्राइम के इसमें अगर हम देखते हैं। मतलब समझ सकते हो आप कितना बड़ा जो आर्थिक नुकसान है वो भी यहाँ पर होता है साइबर अटैक की वजह से। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर द यूएस एंड चाइना। समझिए आप कितना बड़ा यहाँ पर नुकसान जो है वो हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बहुत क्रूशल हो जाता है कि जो भी अटैक्स यहाँ पर हो रहे हैं उनको रिपोर्ट किया जाए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल रैंसमवेयर अटैक जो है वो हमें देखने को मिला था पाइपलाइन 2021 में इन यूएस। वर्चुअली यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है यूएस का वो यहाँ पर नीचे लेकर आ गया था 45%। तो इससे आप समझ सकते हो कि पूरा ट्रेड जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। जो यहाँ पर चीज़ें चल रही है गवर्नमेंट की वो डिसरप्ट हो जाती है। अभी जो यहाँ पर रशिया है, रशिया ने जब अटैक किया था वहां पर भी एनमस यहाँ पर साइबर अटैक जो है वो देखने को मिला था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे होते हैं, जो जिसमें बहुत ही सेंसिटिव डेटा होता है ना, देश के लिए भी सेंसिटिव डेटा हमें देखने को मिलता है, तो वो अगर प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पर प्रिकॉशनरी एक्शंस जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। हम बिना प्रिकॉशनरी एक्शंस के नहीं ले सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइबर अटैक जो है वो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट एंड स्टेट ओन एंटरप्राइजेस पर। और रिपोर्टिंग से क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको यहाँ पर मदद मिलती है कि भाई यहाँ पर जो अटैक्स है वो कैसे हो रहे हैं, उनको किस तरीके से हम रोक सकते हैं, ये सब देखने के लिए। फर्म्स जो यहाँ पर प्रिकॉशनरी एक्शन नहीं लिए हैं
वो यहाँ पर उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी पैचेस इंस्टॉल करके, जो साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर इम्प्रूव करके, क्योंकि जैसे जैसे हमें पता चलता है कि भाई ऐसे ऐसे हो सकते हैं, तो हम उतना प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं, उतना हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं, है ना। चैलेंजेस क्या है? देखिए, जिस तरीके से ये हम इजीली बोल रहे हैं कि भाई रिपोर्ट किया जाना चाहिए, इतने टाइमलाइन में पता चलना चाहिए, उसी के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं रिपोर्टिंग के। जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ रिलक्टेंस ऑफ फर्म, कि साइबर सिक्योरिटी ब्रीच अगर होता है तो वो यहाँ पर नहीं बताते हैं, रिलक्टेंट रहते हैं, क्योंकि उनकी रेपुटेशन को यहाँ पर खतरा हो सकता है। समझ लीजिए अगर एप्पल है, एप्पल की अगर सिक्योरिटी ब्रीच पर कोई खतरा आ गया, या फिर समझ लीजिए फेसबुक की सिक्योरिटी ब्रीच पर कोई खतरा आ गया, उसका पूरा डेटा जो है वो चोरी चला गया, तो वो अब रिलक्टेंट रहेगा कि यार बताओ या नहीं बताओ, जो कंज्यूमर्स है वो चले तो नहीं जाएंगे, लॉस जो है वो तो नहीं होगा, जो प्राइस ऑफ शेयर है वो तो नहीं गिर जाएगी, है ना। तो एनफोर्समेंट चैलेंजेस जो है वो भी देखने को मिलते हैं कि भाई साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेज जो ऑर्गेनाइजेशन में जो यहाँ पर अटैक रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। रेगुलेटर जो है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया, उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी ऑडिट जो है फ्रिक्वेंटली कंडक्ट किया जाए। मतलब ऑडिटिंग क्या होती है भाई, देखा जा रहा है कि आप सेफ हो क्या नहीं, आपके ऊपर कोई सिक्योरिटी अटैक हुआ है या नहीं, ये सब ऑडिटिंग यहाँ पर देखा जाए। तो इंडिया के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उतनी कैपेबिलिटी नहीं है अभी कि वो इस तरीके से देखे। इससे फर्दर इंसेंटिव जो है ऑर्गेनाइजेशन को नॉट टू रिपोर्ट साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस, है ना, तो ये यहाँ पर इंसेंटिवाइज कर देता है। वे फॉरवर्ड इसमें क्या होगा कि यहाँ पर बहुत ज़रूरत है कि कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, और ऐसे इंसिडेंट्स जो है वो रिपोर्ट किए जाने चाहिए फर्म के द्वारा, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स को हम आगे रोक सके, इंक्लूडिंग जो बाकी भी फर्म्स हैं उनके लिए। गवर्नमेंट जो है वो थर्ड पार्टी साइबर सिक्योरिटी यहाँ पर अपॉइंट कर सकती है, जिससे कि यहाँ पर पीरियडिकल साइबर सिक्योरिटी इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो लिया जा सके सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। इसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स जो है उसको हम यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं, कि भाई साइबर अटैक जो है वो नहीं होगा। इसके वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर पब्लिकेशन ऑफ पीरियडिक सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट जो है प्राइवेट फर्म्स के द्वारा ये भी यहाँ पर कर सकती है। गवर्नमेंट सरप्राइज साइबर सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो भी कंडक्ट कर सकती है कि भाई चलो बताओ तुम्हारे उधर साइबर सिक्योरिटी सही तरीके से चल रही है या नहीं, कोई प्रॉब्लम आया है कि नहीं, है ना। कॉमन क्राइटेरिया टेस्टिंग लेबोरेटरीज एंड सर्टिफिकेशन बॉडीज जो है वो सेटअप कर सकती है। जैसे अभी हमें अलग अलग जो कॉलेजेस है उसके लिए इवेल्युएशन की बॉडी देखने को मिलती है ना, कोर्स असेसमेंट की बॉडी देखने को मिलती है। तो वो जो इवेल्युएशन करते हैं वैसे साइबर सिक्योरिटी के इवेल्युएशन के लिए भी हम एक बॉडी जो है वो रख सकते हैं। एंड प्राइवेट लार्ज फर्म जो है उनको इनकरेज किया जा सकता है कि साइबर सिक्योरिटी कमांड सेंटर जो है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए रेप्लिकेट करे। ये जो मेजर्स है वो इंडिया को जो रेगुलेशंस है यूरोपियन यूनियन में बोलिए, अलग अलग जगहों पर बोलिए, उसके पार पर ले जा सकता है, जिससे कि हम भी यहाँ पर सिक्योरिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है कि रशिया को रिस्ट्रिक्टेड कवर लिस्ट में रखा गया है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ओन्ड ईसीजीसी जो है, गवर्नमेंट ओन्ड है, उसने कहा है कि इंश्योरेंस कवर कैटेगरी जो है फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स टू रशिया उसको यहाँ पर चेंज किया गया, कैटेगरी को चेंज किया गया है। बेसिकली अगर आप देखोगे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एक्सपोर्ट के लिए काम आती है, उसने डिसाइड किया है कि कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन जो है रशिया का उसको मॉडिफाई किया जाए। क्या होता है कि इंश्योरेंस होता है कि आप किस कंट्री में अपना प्रोडक्ट जो है वो भेज रहे हो, और उस कंट्री में अगर आप प्रोडक्ट भेज रहे हो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको यहाँ पर इंश्योरेंस मिलता है, आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो, है ना। तो यहाँ पर इसमें कैटेगरी में चेंज लाया है। ये जो पॉलिसी है रशिया के ऊपर, इसने अब कंट्री को रिस्ट्रिक्टेड कवर कैटेगरी में डाला है, RCC 1 में डाला है, पहले ओपन कवर कैटेगरी में देखने को मिल रही थी। ओपन कवर कैटेगरी में क्या होता है, इसमें जो पॉलिसी होल्डर है वो मोर लिबरलाइज्ड बेसिस पर कवर जो है वो ऑब्टेन करते हैं, कि भाई इजीली उनको कवर जो है यहाँ पर मिल गया, है ना, आसानी से जो भी प्रॉब्लम्स है इजीली कवर मिल गया। कॉर्पोरेशन ने क्लैरिफाई किया है कि कवरेज जो है एक्सपोर्ट पर रशिया को वो यहाँ पर विड्रॉ नहीं किया गया है, कि हम यहाँ पर आपको कवरेज देंगे ही नहीं, अगर आप रशिया में कोई माल एक्सपोर्ट करें उसके लिए आपको कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, उसके लिए आप कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते, अगर आपका माल गया तो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उसको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला गया है, ओपन इसमें नहीं डाला गया है, ये देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ईसीजीसी जो है उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ईसीजीसी लिमिटेड होली ओन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस पर सीधे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ईसीजीसी। ये सेटअप की गई 1957 में। ऑब्जेक्टिव था कि एक्सपोर्ट जो उसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि जब भी इंश्योरेंस मिलता है, जैसे अगर मैं अभी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे डर रहेगा कि यार अगर मेरा एक्सपोर्ट सही तरीके से पहुंचा नहीं तो, लेकिन अभी अगर मेरे को इंश्योरेंस मिल रहा है तो मैं सेफली यहाँ पर जो है वो भेज दूंगा, है ना। क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस यहाँ पर मिलता है, सर्विस जो है एक्सपोर्ट के लिए वो मिलती है।
एसेंशियली एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर कंपटीशन जो है इंडियन एक्सपोर्ट की वो इंप्रूव करना चाह रही है। जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है? रेंज ऑफ इंश्योरेंस कवर इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट इंश्योरेंस कवर बैंक्स के, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, एंड एक्सपोर्ट फैक्टरिंग फैसिलिटी एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सीधा इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में अगर आए तो आप इजीली अब इसका जवाब लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा आज का ये जो वीडियो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर जरूर कीजिए और dmacademy.in वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे। प्लस जो न्यूज़पेपर है वो भी फ्री में आप देख सकते हो वेबसाइट पर भी जाकर। मतलब यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा यूट्यूब पर, लेकिन न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वेबसाइट पर जाकर आप सीधा इस पर जाओगे। आपको डेट पूछेगा, आप डेट डाल दोगे। जैसे 1 मार्च आपने डाल दी तो 1 मार्च के जितने भी न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे एंड वो आप देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।